दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्किटेक्चर ड्यूरिंग मॉडर्न पीरियड। तो हालांकि हमने आपको बताया था कि हिंदुस्तान में जो मॉडर्न पीरियड शुरू होता है वो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से शुरू होता है, लेकिन इसमें हमने जो पुर्तगीज़, फ्रेंच और ब्रिटिश ये तीन आर्किटेक्चर का जो हमने उल्लेख किया है उसका माने ये है कि ये सभी विदेशी हैं। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि पुर्तगीज़ हिंदुस्तान में गोवा के तट पर वो 1509 ईस्वी में मान 1509 एडी में आ चुके थे। गोवा को उन्होंने कब्जा कर लिया था और उनका जो पहला जो सबसे महत्वपूर्ण जो गवर्नर था वो था अल्बुकर्क। ठीक है। हालांकि उस समय के जो हमारे देसी रियासत थे उनको साम्राज्य विस्तार नहीं होने दिया और उसका रीज़न ये था कि आपको मालूम होना चाहिए कि पुर्तगीज जो थे वो कैथोलिक धर्म के मानने वाले हैं, तो उनमें धार्मिक कट्टरता बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ के हिंदुस्तानी रियासत और यहाँ की जनता ने उनको पसंद नहीं किया और इसके कारण से उनका साम्राज्य विस्तार हिंदुस्तान में गोवा, दमन, दीव के अलावा अन्यत्र नहीं हो पाया। ठीक है, क्योंकि वो रिलीजियस प्रोसिक्यूशन में विश्वास करते थे, धार्मिक अत्याचार जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो आज का जो उसके बाद में आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान में डेनमार्क से भी लोग आए, डच भी आए, नीदरलैंड से भी आए, फ्रांस के लोग आए, ब्रिटेन तो यहाँ पर 200 वर्षों तक अल्टीमेटली उन्होंने शासन किया। तो ब्रिटिश ने इन सारे जो शक्तियाँ थी उस ज़माने में, यूरोपियन शक्तियाँ, उनको पछाड़ करके और तब यहाँ पर ब्रिटिश हुकूमत कायम किया, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन में और उसके बाद 1858 ईस्वी के बाद से मैंने कहा था आपको कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के सीधे अधीन, मैंने ब्रिटिश क्राउन के सीधे अधीन लगभग 100 वर्ष मैंने अर्थात 1947 तक शासन किया। तो दोस्तों अभी हम जो इसलिए मैंने आर्किटेक्चर ड्यूरिंग मॉडर्न पीरियड रखा इसमें। तो अधिकांश जो हमारे यहाँ जो आर्किटेक्चर है, जो स्थापत्य कला, वो तो ब्रिटिश सरकार की देन है, ब्रिटिश आर्किटेक्चर की देन है। लेकिन इसके अतिरिक्त हम क्या देखते हैं कि पुर्तगीज़ ने भी बहुत ज़्यादा जहाँ जहाँ उनका एरिया था उन्होंने बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिवली बहुत शानदार स्ट्रक्चर बनाए और हमारे स्थापत्य कला को भी उन्होंने प्रभावित किया। ठीक है। उसके बाद में फ्रेंच का भी यहाँ पर, जैसे चंद्रानगर बंगाल में है, या पुडुचेरी जिसको पहले पांडिचेरी कहते थे, वहाँ भी उनका शासन था। तो वहाँ भी उन्होंने विभिन्न प्रकार के स्थापत्य कला का भी किया है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो अभी जो मैंने ये जो ग्राफिक जो बताया उसमें हमने क्या बताया कि पुर्तगीज़, इसमें हमने दो स्टाइल का जिक्र किया, एक है पेटियो हाउस, ठीक है, और दूसरा है बोरोक या रोकोको स्टाइल। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि पेटियो हाउस क्या है। माने ये एक्चुअली में स्पेनिश आर्किटेक्चर है, स्पेनिश आर्किटेक्चर। इसकी विशेषता क्या होती है? इसमें यह होता है कि जैसे कि हमारे यहाँ आंगन होता है उसी तरह से भवन के बीच में कोर्टयार्ड होता है। ठीक है। और वो कोर्टयार्ड ओपन टू स्काई, माने बिल्डिंग बनेगा और बिल्डिंग के बीच में आंगन होगा, आंगन जो है वो सीधे स्काई, ताकि घर जो है ना हवादार रह सके, तो घर एरी रह सके। इसलिए अभी हमारे यहाँ भी आप देखेंगे, गांव देहातों में आप जाएंगे तो क्या होता है, घर कैसा बना होता है कि घर चारों ओर बने रहते हैं, बीच में आंगन होता है, कोर्टयार्ड होता है। तो पेटियो सिस्टम जो है वो बेसिकली यही है। इसमें एक चीज और विशेषता होता है, जिसके वाल जो होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। माने एक मकान, अभी जैसे कि आप यहाँ पर शहर में चले जाइए तो आपको विभिन्न प्रकार के मकान बिल्डर के द्वारा बेचे जाते हैं, जिसमें कि एक दीवार दूसरे दीवार से जुड़ा रहता है, उसको क्या बोलते हैं मैं भूल गया हूँ। तो एक रो हाउस कहते हैं उसको। अब आप लोग तो कुछ अब रो हाउसेज क्या होता है, व्हाट आर दिस रो हाउसेज? रो हाउसेज में एक लाइन से घर बने रहते हैं और अब जैसे कि आपका एक क्वार्टर हुआ किसी 3 कमरे का, किसी दूसरे का आपका पड़ोसी का 3 कमरे का है, तो बीच का जो दीवार है दैट इज ए कॉमन दीवार। ठीक है। तो यहाँ भी जो हम पेटियों में क्या देखते हैं कि वो दीवार जो है वो एक दूसरे को शेयर करता है। तो शेयरिंग ऑफ वॉल
इसका विशेषता क्या लिखेंगे? पहला, पेटियों में क्या लिखेंगे? पहला विशेषता कोर्टयार्ड, ओपन टू स्काई, आसमान की तरफ खुली हुई आंगन। दूसरा हमने क्या पॉइंट बताया आपको? शेयरिंग ऑफ वॉल, दीवार की साझेदारी। और इसकी एक और विशेषता होती थी, ये कभी भी एक स्टोरी या 1.5 स्टोरी से ज्यादा नहीं होता था, नॉट मोर देन 1.5 स्टोरेज। दूसरा स्टाइल है बेरोक आर्किटेक्चर, जो मैंने अभी आपको बताया, जिसको कि बाद में रोकोको स्टाइल भी कहते हैं। और ये इटली में ये उद्गम हुआ, और ये बेसिकली जो पुनर्जागरण जो इटली में हुआ था 16वीं-17वीं शताब्दी में, उस पीरियड में इस स्टाइल की भी उत्पत्ति हुई। और इसमें जो सबसे जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो क्या क्या है? सेंट्रल टावर, शॉर्ट में मैं लिखता जाता हूं, पहला। दूसरा डोम्स, जो आपने कल मैंने बताया था, डोम्स माने गुंबद। और तीसरा पोर्टिको, चौथा कर्व्स एंड ट्विस्ट, पांचवा पेंटेड सीलिंग्स। और इसमें जो इस्तेमाल हुआ होता है उसको बोलते हैं स्टको। जैसे गांधार आर्ट में स्टको का इस्तेमाल, स्टको मतलब क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो मटेरियल का इस्तेमाल क्या होता है? स्टको, STUCCO, इसका बिल्डिंग मटेरियल के रूप में इस्तेमाल होता है। और लार्ज स्केल फ्रेस्कोज मतलब क्या होता है? दीवार पर जो पेंटिंग होती है ना, दैट इज कॉल्ड फ्रेस्कोज, ठीक है। दीवार पर जो पेंटिंग बनाए जाते हैं, जैसे हम आपको बताएंगे पेंटिंग जब हम पढ़ाएंगे तो अजंता का हम बताएंगे, हम बार बार उस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, फ्रेस्कोज। क्यों? अजंता के जो केव हैं उसमें जो अंदर में जो विभिन्न प्रकार की जो चित्र जो बने हैं, भित्त चित्र, इसको क्या बोलते हैं? भित्त चित्र। ये भी हिंदी में भित्त चित्र को क्या बोलते हैं? दीवार का चित्र, या अंग्रेजी में मुराल पेंटिंग, दैट इज कॉल्ड फ्रेस्कोज। तो बोरोको स्टाइल में क्या हम देखते हैं कि फ्रेस्कोज का इस्तेमाल हुआ है। और लार्ज स्केल फ्रेस्कोज का प्लास्टर, स्टको और मार्बल। प्लास्टर, स्टको, मटेरियल क्या क्या इस्तेमाल हुआ? प्लास्टर, स्टको और मार्बल माने संगमरमर। ये 3 मटेरियल का इस्तेमाल जो है ना रोकोको स्टाइल में हुआ है। अब दोस्तों ये जो बोरोको आर्किटेक्चर है, आपको मालूम होना चाहिए कि चूंकि स्पेन का, पुर्तगाल का, लैटिन अमेरिका, जैसे कि आपका ब्राजील है, अर्जेंटीना, इस पर बहुत दिनों तक शासन रहा, 200 वर्षों से ज़्यादा तक, तो वहाँ भी जो है ना ये स्टाइल, बोरोको स्टाइल वहाँ भी पहुँच गया, ठीक है। अपने हिंदुस्तान में, इसको मिटा देते हैं हम, अपने हिंदुस्तान में गोवा में क्या क्या इंपॉर्टेंट जो बिल्डिंग है, वो 2-3 बिल्डिंग के बारे में आपको जानना जरूरी है। पहला बेसिलिका ऑफ बॉम जेसस, ये कहां पर है? गोवा में। और ये क्यों प्रसिद्ध है? फ्रांसिस जेवियर, जिसके जेवियर के नाम पर आप देखेंगे वो हिंदुस्तान में बहुत सारे स्कूल खुले हैं, कॉलेज के नाम हैं, ठीक है। तो फ्रांसिस जेवियर जो धर्म प्रचारक था, उसका जो है ना, उसका जो टॉम है उसके ऊपर ये बना हुआ है, सिमेट्री के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। तो क्या लिखा है? फ्रांसिस जेवियर, सॉरी, इसका जो टॉम मतलब जो सिमेट्री है इसके ऊपर जो है ना ये बिल्डिंग बना हुआ है, और इसीलिए बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान में प्रसिद्ध है और बहुत ही लंबा चौड़ा आकार का है। और ये स्टाइल जो है ना, अभी मैंने बोरोको जो बताया उसी स्टाइल में बना हुआ है, बोरोक स्टाइल में। कुछ तो याद आपको तकलीफ होगा, मुझे खुद को तकलीफ हो रहा है, तो आपको भी हो रहा होगा। बोरोक स्टाइल में जो अभी आपको मैंने बताया उसी स्टाइल में बनाया गया है इस बिल्डिंग को, बेसिलिका बॉम जेसस। दूसरा जो संत कैथेड्रल, ये भी गोवा में है, और इसमें लेटर गोथिक स्टाइल, अभी गोथिक स्टाइल के बारे में हम बताएंगे आपको। तो लेट गोथिक स्टाइल का इस्तेमाल हुआ है, इसमें गोल्डन बेल लगा हुआ है बहुत बड़ा, इसको
गोल्डन बेल कहते हैं, गोल्डन बेल। संत कैथेड्रल आपको ये पूछ सकता है कि कहाँ पर सबसे बड़ा बेल है, किस चर्च में, तो आप बताएंगे संत कैथेड्रल इन गोवा में। गोल्डन बेल कहते हैं इसको। पीटी में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं जो कुछ टिपिकल, ठीक है। इंडिया की बात कर रहा हूं मैं अभी वर्ल्ड के बारे में अभी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये इसका जो स्टाइल है वो क्या है, गोथिक स्टाइल में। अभी हम गोथिक स्टाइल के बारे में अभी 10 मिनट के बाद में आपको बताएंगे। गोथिक स्टाइल में बना है ये चर्च। इसके अलावा उन्होंने गोवा में फोर्ट बनाया। दीव जो है, जो गुजरात का एकदम लास्ट में आपने देखा होगा, कोस्टल एरिया में दीव है, अगर नक्शे पर आप देखेंगे तो दीव में भी उन्होंने 1535 में फोर्ट बनाया। 1535, सोचो, दीव में। और ये अपने हिफाजत के लिए उन्होंने इस फोर्ट को बनाया था ताकि इन पर कोई आक्रमण नहीं करे। और इसमें लाइट हाउस भी था और बहुत प्रकार के चर्च भी इसमें थे, जैसे संत थॉमस चर्च अभी भी हैं, संत पॉल चर्च, चर्च ऑफ फ्रांसिस। ये सारे चर्च जो है ना दीव के फोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर में है। क्या क्या नाम बताया आपको मैंने? हाँ, लिख लो, संत थॉमस, संत पॉल और संत फ्रांसिस के चर्च जो है ना, 3 चर्च बहुत महत्वपूर्ण चर्च जो है ना, ये फोर्ट कॉम्प्लेक्स जो दीव का है उसके अंदर में है। एक है लास्ट में चर्च ऑफ संत एने, चर्च ऑफ संत एने, ये गोवा में है और ये 1695 में बना है, ठीक है। और इसमें बोरोको स्टाइल का इस्तेमाल हुआ है। संत एने, चर्च ऑफ संत एने, बोरोको स्टाइल 1695 में बना है गोवा में। तो इतना हमारे लिए काफ़ी है पुर्तगीज आर्किटेक्चर के जानने के लिहाज से, ठीक है। बोरोको स्टाइल में, बोरोक स्टाइल, BAROQUE, बेरोक, या बाद में उसको रोकोको स्टाइल भी कहा जाने लगा। रोकोको मैंने लिखा था अभी, रोकोको या बेरोक, BAROQUE, ठीक है। दैट इज सफिशिएंट फॉर अस फॉर एग्जामिनेशन पर्पस। अब मैं क्लास लूंगा तो इसी पर पूरे दिन हो जाएंगे, लेकिन दैट इज नॉट फिट फॉर अस। हमें तो एग्जाम के मकसद से पढ़ना है कि जैसे कि आपको मैंने जैसे गोल्डन बेल कहा, तो आपको दिमाग में हमेशा रहना चाहिए गोल्डन बेल कहाँ पर है, किस चर्च पर है, ठीक है। इस टाइप से आपको पढ़ना होगा। भाई पढ़ेंगे तो हम सब कुछ, लेकिन जो सबसे जो टिपिकल चीज़ है उसको हमेशा दिमाग में सेट करके रखना है, बिकॉज क्वेश्चंस पूछे जाएंगे टिपिकल क्वेश्चन, टिपिकल थिंग्स। नॉर्मल जनरल चीज़ें नहीं पूछी जाती है यूपीएससी और एमपीपीएससी में, खासकर यूपीएससी में तो एकदम नहीं पूछी जाती है। ड्यू जो बना उनका, उसमें मैंने आपको बताया था ना, लिखा आपने लिखा नहीं क्या, सेंट पॉल, संत थॉमस और संत फ्रांसिस, ये 3 चर्च थे हैं वहाँ पर। मैंने एक फोर्ट कॉम्प्लेक्स बना हुआ है जिसके अंदर में उन्होंने लाइट हाउस की व्यवस्था किया है। लाइट हाउस मतलब क्योंकि समुद्र के किनारे है, तो नाविक जो उनके तो समुद्र से ही आते थे, तो उनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। पुराने ज़माने में जैसे एलेक्जेंड्रिया में, एलेक्जेंड्रिया कहाँ पर है, माने भूमध्य सागर और इजिप्ट के मुहाने पर है ना एलेक्जेंड्रिया, तो वहाँ पर लाइट हाउस पुराने ज़माने से रहा है, 3री-2री शताब्दी से हम देखते आए हैं। तो वो नाविकों के लिए सुविधा के लिए लाइट हाउस लगाया जाता था, ठीक है, ताकि उनको समझ में आए, दिशा का ज्ञान हो समुद्र में कि लाइट कहाँ जल रहा है, तो वहाँ जाना है उनको, नहीं तो भटक जाएंगे वो, ठीक है। तो यहाँ पर लाइट हाउस की व्यवस्था थी। अब दोस्तों फ्रेंच के बारे में बात करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि फ्रांस और ब्रिटेन में दोनों में पावर स्ट्रगल यहाँ हुआ, 3 कर्नाटिक वार हुए, ठीक है, और अल्टीमेटली फ्रांस की हार हुई यहाँ पर और उनका जो सत्ता है वो सदा के लिए समाप्त हो गया और ब्रिटेन का यहाँ पर पूरी तरह से सत्ता स्थापित हो गया। लेकिन फिर भी उन्होंने पांडिचेरी, चंद्रानगर,
पांडिचेरी कहाँ पर है? अभी आपने केंद्र प्रशासित क्षेत्र देखा, ये 1961 में 1954 में भारत सरकार ने समझौता करके उसको अपने टेरिटरी में मिलाया। गोवा को भारत सरकार ने बलपूर्वक 1961 में मिलाया, ये सब याद रखना होगा, ठीक है। तो उन्होंने समझौता को नहीं माना, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात को, लेकिन फ्रांस ने मान लिया। तो 1954 में पांडिचेरी अपने देश का हिस्सा हो गया, ठीक है। और 1961 में गोवा, दमन दीव अपने देश का हिस्सा हुआ, उसके पहले नहीं था। तो दोस्तों, उनकी सत्ता समाप्त होने के बावजूद भी जो जैसे पांडिचेरी है, चंद्रानगर बंगाल में है, यहाँ पर वो काबिज रहे। जैसे कि मैंने आपको बताया 1954 तक काबिज रहे। तो यहाँ पर उन्होंने क्या क्या काम किया, तो इनका आर्किटेक्चर का क्या क्या योगदान है। तो पहला, उन्होंने सिटी प्लानिंग को इंट्रोड्यूस किया। आज की तरह जैसे अभी शहरों में जो शहर का योजना होता है ना कि कैसे शहर बनाए जाएंगे, तो ये जो कंसेप्ट है वो उन्होंने पांडिचेरी में, चंद्रानगर में इंट्रोड्यूस किया। और इसकी विशेषता क्या थी? ग्रिड सिस्टम। अब ग्रिड सिस्टम का क्या मतलब होता है? जैसे मैंने आपको इंडस वैली में बताया था, ग्रिड सिस्टम मतलब व्हाट, ये मतलब होता है, मतलब एक पूर्व से पश्चिम, एक उत्तर से दक्षिण, दोनों जो है ना समकोण पर काटेंगे। समझ रहे हैं आप? ये है 90 डिग्री, यहां भी 90 डिग्री, यहां भी 90 डिग्री। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? समकोण, राइट एंगल। और दिस इज कॉल्ड, आर्किटेक्चर की भाषा में इसको क्या बोलेंगे? ग्रिड। तो ग्रिड सिस्टम का इन्होंने इस्तेमाल किया टाउन प्लानिंग में, जैसे कि इंडस वैली हड़प्पा में होता था, ठीक है। और एक चीज मैंने आपको बता ही दिया कि बड़े बड़े बिल्डिंग बनाए उन्होंने, इंपोजिंग बिल्डिंग, एकदम जिससे कि भव्यता का आभास होता था। लेकिन एक चीज और मैंने बताया कि आज की तारीख में आप आज जो भवन बनाते हैं, हम लोग बनाते हैं, क्या उसमें ऑर्नामेंटेशन रहता है क्या? एकदम नहीं रहता। दीवारों पर कोई नक्काशी करता है क्या? क्यों? बहुत कॉस्टली होता है। तो उन्होंने जो है ना बहुत ज़्यादा कम सुसज्जा का व्यवस्था किया, मतलब ऑर्नामेंटेशन इनके बिल्डिंग में बहुत कम हो रहा, लेकिन इन्होंने बिल्डिंग का जो आकार है वो बहुत ज़बरदस्त रूप में बनाया, ठीक है। और सिटी प्लानिंग तो मैंने बता ही दिया, और प्लस ग्रिड सिस्टम का इस्तेमाल इन्होंने टाउन प्लानिंग में किया हुआ है, ठीक है। और ये आपको इसकी वानगी, आपको एग्जाम्पल आपको पांडिचेरी में मिलेगा, चंद्रानगर में मिलेगा, जो बंगाल में है। अब तो बंगाल का हिस्सा हो गया वो, ठीक है। इम्पोजिंग बिल्डिंग, इम्पोजिंग तो आप समझते ही हो, भव्य मंदिर, भवन, विशाल भवन, दैट इज कॉल्ड इम्पोजिंग बिल्डिंग। दूसरा, उस बिल्डिंग में लेस ऑर्नामेंटेशन, मैंने कम सज्जा या कम सजावट आप लिख सकते हो। लेस ऑर्नामेंटेशन, ह्यूज, मैंने आपको कहा बहुत विशाल, स्प्लेंडिड, स्प्लेंडिड मतलब भव्य, ठीक है। तो ये इस बिल्डिंग का खासियत था। अब हिंदुस्तान में भी इसी प्रकार के बिल्डिंग बनाए जाते हैं, ठीक है। इसकी शुरुआत फ्रेंच लोगों ने किया था पांडिचेरी में। और सिटी प्लानिंग मैंने बताया, इसके अलावा ग्रिड सिस्टम का इस्तेमाल सिटी में होता है। अभी हमारे देश में जो शहर बनते हैं उसमें भी ग्रिड सिस्टम का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये अब फ्रेंच के बारे में तो आप समझ गए। अब मैं आगे बढ़ता हूं। जो हमारा आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है ब्रिटिश पीरियड, ठीक है। तो दोस्तों, ब्रिटिश पीरियड में क्या हुआ? सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि गोथिक स्टाइल क्या होता है। गोथिक स्टाइल, पश्चिमी देशों में गोथिक स्टाइल का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इस स्टाइल को समझने के बाद ही हम ब्रिटिश स्टाइल में जाएंगे। तो इसका जो विशेषता होता है वो होता है लार्ज, घर में बड़ी बड़ी खिड़कियां, ग्लास विंडोज, सॉरी, शीशे के, और जो कि स्टैंड होता है, मतलब स्टैंड मतलब जैसे कि ये तो साफ ग्लास है, आप देख रहे हैं कांच है, ठीक है। हम इधर से देख सकते हैं, वो उधर से देख सकता है, लेकिन स्टैंड ग्लास होगा तो हम देख सकते हैं बाहर के लोगों के लिए, बाहर का लोग हमको नहीं देख सकता है।
आप समझ रहे हैं मेरी बात को? पॉइंटेड आर्चेस। अब हमने इस्लामिक पीरियड में क्या देखा था? जो मेहराब है वो चौड़े चौड़े होते थे, ठीक है, बताया था ना कल आपको। लेकिन यहां पर हम क्या देख रहे हैं? पॉइंटेड, नुकीले आर्चेज, मैंने मेहराब, नुकीले मेहराब, ठीक है। आप अगर किसी क्रिश्चियन चर्च में चले जाएं तो आपको मेहराब कैसा लगेगा? एकदम सूलीदार लगता है ना? कभी कहीं गए हो चर्च में, ठीक है, तो आप देखेंगे पॉइंटेड जो है आर्चेज हैं, ठीक है। ये दूसरा स्टाइल है। और तीसरा रिब्ड वॉल्ट, रिब्ड वोल्ट या भाल्ट। अब ये रिब्ड वॉल्ट क्या होता है? ये इसका ऐसा स्ट्रक्चर होता है। अब ये इसको ऐसे करके मिलाएंगे, ठीक है। इस प्रकार का स्ट्रक्चर ये होगा रिब्ड वॉल्ट, जो छत का, छत जो आप देखेंगे तो वो आपको ऐसा ही छत मिलेगा आपको, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रिब्ड वॉल्ट, ठीक है। अब इसके अलावा फ्लाइंग बट्रेसेस, अब ये भी टिपिकल टर्म है दोस्तों। फ्लाइंग बट्रेसेस माने क्या होता है? मतलब जो मेन दीवार है उसका सपोर्टिंग, जैसे कि मान लो, आपको कैसे समझाऊं, मान लो कि एक, मान लो ये दीवार है, ठीक है, और इसका सपोर्टिंग ये यहां पर ये है, इस दीवार को इससे सपोर्ट किया गया है। आप समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं? आई एम नॉट ए गुड डायग्राफर। तो अगर मान लीजिए कि ये दीवार हमने खींच दिया, ठीक है, कोई सी भी मकान का दीवार ले लें, और इसको सपोर्ट के लिए, अभी एक ही नहीं होगा सपोर्ट, अब ये होगा 10 ऐसे, यूं यूं, ये जो है ना सतह से इसको कनेक्टेड करके इसको हम जोड़ते हैं, ठीक है। तो ऐसे तो आपको सीढ़ी लग रहा है, लेकिन ये सीढ़ी नहीं है, मतलब ये मेन दीवार हुआ। इसको खींच करके जो है इसी दीवार को अगर हम पीछे ले जाएं और सपोर्ट सिस्टम हम लगाएं, रस्सी नहीं, बिल्डिंग मटेरियल्स का इस्तेमाल होता था। बिल्डिंग मटेरियल, जैसे मैंने आपको बहुत सारे मटेरियल बताए हैं, उन डिपेंड करेगा कि क्या क्या आप क्या क्या लगाते हो, ठीक है ना। तो बिल्डिंग मटेरियल्स का इस्तेमाल होता है। और पुराने ज़माने के जितने भी आप बिल्डिंग देखेंगे तो इसमें सपोर्ट सिस्टम लगाया जाता था। क्यों? कि दीवार किसी प्रकार के किसी भी स्थिति में, भूकंप में भी या किसी भी समय में गिरे नहीं, अटैक से बचाने के लिए। तो दीवार को बहुत ज़्यादा मजबूती प्रदान करता था ये। तो दैट वाज कॉल्ड फ्लाइंग बट्रेसेस। ये तो हुआ गोथिक स्टाइल का विशेषता। अब हिंदुस्तान में दोस्तों, हिंदुस्तान में जब ब्रिटिशर्स आए तो यहाँ की जो आर्किटेक्चर था और वो जो अपने साथ लाए, दोनों का एक मिक्सअप हुआ, और मिक्सअप करके एक नया आर्किटेक्चर इवॉल्व हुआ, विकसित हुआ, जिसको बोलते हैं इंडो गोथिक स्टाइल। इसलिए मैंने पहले आपको गोथिक स्टाइल के बारे में बताया ताकि आप समझ सको। अब दोस्तों, इंडो गोथिक स्टाइल की विशेषता क्या क्या है, ये 3-4 चीज के बारे में आपको जानना जरूरी है। तो इसको बोलते हैं विक्टोरियन स्टाइल भी, इसको याद रखना। क्वीन विक्टोरिया उस जमाने में ब्रिटेन की साम्राज्ञी थी, इम्प्रेस थी, तो उनके नाम पर बहुत सारा चीज चला और बहुत दिन तक उन्होंने शासन किया, लगभग 50 साल तक, ठीक है। तो ये इसको इंडो गोथिक स्टाइल को विक्टोरियन स्टाइल भी कहते हैं, ठीक है। अब इसका जो विशेषता है वो क्या क्या है? कंस्ट्रक्शन वाज वेरी मच इलेबोरेट, माने काफी विस्तार में। कंस्ट्रक्शन वाज पहला पॉइंट, जो भी भवन निर्माण हुआ वो काफी विस्तृत होता था, इलेबोरेट होता था और काफी बड़ा होता था, एक्सट्रीमली लार्ज, ठीक है। दूसरा, वॉल्स वेयर थिनर। आपको अगर आप मांडू चले जाएं तो आप क्या देखेंगे? दीवार जो है ना इतनी इतनी मोटी हैं, माने मेरे दोनों हाथ से भी ज़्यादा मोटी होंगी दीवार, अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत मोटे मोटे दीवार हैं। उसका मकसद क्या था कि चूंकि गर्मी यहाँ हिंदुस्तान में पड़ती है, तो अगर मोटी दीवार रहेगी तो क्या होगा? गर्मी का असर कम होगा। बावली वगैरह जो आपने देखा वहाँ मांडू में, उसका मकसद ही यही है
ताकि पानी के फव्वारे चलें, ठीक है। और पुराने ज़माने में वो घिरनी के माध्यम से वो ऊपर तक पानी पहुंचाने का काम करते थे। आप अगर ने देखा होगा तो वहाँ पर फव्वारे की भी व्यवस्था थी ताकि टेम्परेचर जो है ना डाउन रहे, ठीक है। तो वहाँ पर हम क्या देखें कि मोटी मोटी दीवार है, लेकिन अब इंडो गोथिक स्टाइल में हम क्या देख रहे हैं, पतली दीवार। उतना मोटे दीवार तो है, लेकिन दीवार उतने मोटे नहीं हैं जितने कि इंडो इस्लामिक पीरियड में हम देखते हैं, ठीक है। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दुनिया में हर चीज़ इवॉल्व हुआ है। आज अगर हम यहाँ हैं और हमारे सामने में अगर कैमरा लगा हुआ है या आप यहाँ पढ़ रहे हो, तो इसमें हमारे पूर्वजों का बहुत ज़्यादा योगदान है। और ये कोई रातों रात में नहीं हुआ है। ये मनुष्य का जो पराक्रम है, मनुष्य जाति में बोल रहा हूं, चाहे वो हिंदुस्तानी हो, पाकिस्तानी, कोई भी हो, वो पराक्रम जो है ना उसको यहां तक लाया है। ये आप ध्यान रखिए। तो कोई भी जैसे आर्किटेक्चर हो या कोई भी चीज हो, चाहे कपड़े, आज से 400 वर्ष पहले हमारे जो पूर्वज जो कपड़े पहनते थे, वो अगर आपको आज पहना दिया जाए तो आपको बर्दाश्त नहीं होगा, आप उसको उठा के फेंक दोगे, ठीक है। मोटे कपड़े पहनते थे, हाथ के बनाए हुए कपड़े पहनते थे, ठीक है। तो धीरे धीरे माने इसका इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। तीसरा, लार्ज विंडोज, जो मैंने अभी बताया था आपको। और चौथा, चर्चेज हैज क्रूसिफाइड ग्राउंड प्लान। चर्च जो यहां हिंदुस्तान में बनाए गए वो क्रूसिफाइड ग्राउंड प्लान के तहत में बनाया गया। इसको दोस्तों इसका थोड़ा व्याख्या करना जरूरी है। जैसे आप जानते हैं कि जो क्रिश्चियन पहनते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस कहते हैं ना। ये क्रॉस क्या है, ये है, इसी को बोलते हैं ना क्रॉस। हमारे यहां स्वस्तिक कैसा होता है, ये तो हमारा स्वस्तिक हुआ। लेकिन चर्च का जो हमने क्रूसिफाइड प्लान कहा, उसका मतलब क्या हुआ, ये जो भी क्रॉस, अब जो भी यहां पर जो भी चर्च बना है वो इसी डायग्राम पर बना है, डायग्राम ऑफ द क्रॉस, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, क्रूसिफाइड ग्राउंड प्लान, ठीक है। ग्राउंड प्लान, प्लेन नहीं, प्लान, योजना। पहला, इसका जो इंपॉर्टेंट जो बिल्डिंग है वो कहां है, विक्टोरिया मेमोरियल एट कलकत्ता या कोलकाता। ये इंडो गोथिक आर्किटेक्चर का सबसे बड़ा नमूना है। और गेटवे ऑफ इंडिया बॉम्बे में। कोई देखा है दोनों में से किसी को, हैं, मुंबई। ये दोनों इंपॉर्टेंट जो है ना, आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसमें दोस्तों अब बिल्डिंग मटेरियल का क्या इस्तेमाल होता था, तो पहला होता था रेड सैंडस्टोन और दूसरा कोर्स लाइमस्टोन, मतलब चूना पत्थर, और उसको लाल पत्थर कहते हैं। और इसके अलावा इसमें जो विक्टोरियन, जो अभी आपको मैंने बताया स्टाइल, इसका एक और क्या पार्ट था कि जो हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी जो मुराल पेंटिंग था उसको उन्होंने बोरो कर लिया, एंड दैट्स ऑल, इट इज कॉल्ड इंडो गोथिक स्टाइल। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। जो स्ट्रक्चर है उसमें तो उन्होंने गोथिक स्टाइल रखा, लेकिन जो उसमें जैसे कि आपका भित्त चित्र है, कलाकारी है, ये सारे चीज जो है, जो इंडो इस्लामिक जो डेवलपमेंट था उनके आने के पहले, उसको उन्होंने बोरो कर लिया। तो इसको बोलते हैं मोटिफ, या इसको हिंदी में बोलेंगे भित्त चित्र, मोटिव्स। हिंदी में जो लोग, ठीक है, भित्त चित्र, ठीक है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन बनके क्या हो गया, इंडो गोथिक स्टाइल। यहां पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि पुर्तगीज ने जो बिल्डिंग मटेरियल का इस्तेमाल किया वो मैक्सिमम किस चीज का इस्तेमाल किया, ब्रिक्स का, ईंट का। और विक्टोरियन स्टाइल में हम क्या देखते हैं, रेड सैंडस्टोन का या लाइमस्टोन का, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। बहुत ज़्यादा लकड़ी का उपयोग जो है ना लोगों ने किया,
यहाँ पर हम लकड़ी का उपयोग कम देखते हैं, ठीक है। और बहुत सारे जो हैं, जैसे मैंने आपको रोकोको या बैरोक स्टाइल जो मैंने बताया, ये टोटल उन्होंने वहाँ से बोरो कर लिया था पश्चिमी देश से, ठीक है। उसमें बहुत ज़्यादा उन्होंने परिवर्तन नहीं किया, लेकिन चूंकि ब्रिटिश जो एम्पायर था वो पूरे हिंदुस्तान में फैला था, तो यहाँ के जो लोकल ट्रेडिशन कस्टम्स या यहाँ के जो इस्लामिक जो या हिंदू आर्किटेक्चर थे उससे वो प्रभावित हुए और उसमें उन्होंने अपने आर्किटेक्चर में थोड़ी थोड़ी तब्दीली किया, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इंडो गोथिक स्टाइल। अब दोस्तों ये तो उनका रहा 1911 तक। इसके बाद 1911 के बाद में एक नया स्टाइल को उन्होंने डेवलप किया, जो मैंने अभी आपको उसमें लिखा है, और वो नया स्टाइल क्या था, न्यू क्लासिकल स्टाइल, ठीक है। अब दोस्तों इसके जो सबसे बड़े जो प्रणेता थे वो थे एडविन लुटियंस। आप बता सकते हैं कि ये क्यों प्रसिद्ध हैं? आप कोई बता सकता है? हर्बर्ट बेकर, इन्होंने नई दिल्ली बनाया। आप इसलिए आप पेपर में पढ़ते होंगे लुटियंस जॉन, मतलब नई दिल्ली जो है आज की तारीख, जैसे राष्ट्रपति भवन है या जो त्रिमूर्ति हाउस जो अभी तो संग्रहालय हो गया है, लेकिन पहले जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री का घर होता था और पहले ब्रिटिश कमांडर इन चीफ का घर होता था, ठीक है। बाद में भारत के प्रधानमंत्री उसमें रहने लगे, अभी वो संग्रहालय है त्रिमूर्ति हाउस, ठीक है। और राष्ट्रपति भवन, वो सारे जो आपने जो नई दिल्ली का जो रूपरेखा आप देख रहे हैं, मंत्रियों के निवास वगैरह, रोड का कंस्ट्रक्शन वगैरह, सारा चीज़ जो लेआउट जो हम जिसको बताते हैं, वो सारा काम किसने किया था? लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर ने, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका क्या स्थान है? जो पोस्ट 1911 का जो आर्किटेक्चर अंग्रेजों ने विकसित किया था, सर्कुलर बिल्डिंग। सर्कुलर, पहला विशेषता क्या है? सर्कुलर बिल्डिंग, गोल आकार का बिल्डिंग, ठीक है। दूसरा, अपटर्न डोम, जो गुंबद था उसको पलट दिया, ठीक है। गुंबद जो इंडो इस्लामिक पीरियड में हमने देखा था गुंबद, वो सीधा गुंबद है, अब इन्होंने क्या किया कि गुंबद को पलट दिया, उल्टा कर दिया। अभी आप सुप्रीम कोर्ट का जो बिल्डिंग देखेंगे, उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें आपको अपटर्न डोम मिलेगा। राष्ट्रपति भवन के भी बिल्डिंग में आपको उल्टा गुंबद मिलेगा, ठीक है। तो यह दूसरी विशेषता हुई। तीसरा, बहुत ज्यादा ओरिएंटल मोटिफ, जो मैंने अभी आपको बताया। तीसरा क्या? ओरिएंटल, या माने इंडियन मोटिफ का इस्तेमाल, माने भारतीय या इंडो इस्लामिक या हिंदू भित्ति चित्र को उसमें जोड़ा गया। ये सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इसके। और दो तीन और जो आर्किटेक्ट हैं उसके बारे में हम बता देना चाहते हैं। एक ली कॉर्बूजियर, ये इनका नाम क्यों प्रसिद्ध है? ली कॉर्बूजियर, ये फ्रांसीसी आर्किटेक्ट थे। ये क्यों प्रसिद्ध हैं? क्योंकि इन्होंने चंडीगढ़ का निर्माण किया था, ठीक है। आपको मालूम होना चाहिए कि देश का जो विभाजन हुआ तो पंजाब सूबा का राजधानी कहाँ था? लाहौर में। लाहौर तो चला गया पश्चिमी ठीक है, पाकिस्तान में चला गया। तो अब जो हमारा जो पंजाब बचा, शेष भाग, जो अभी आप आजकल पंजाब और हरियाणा हो गया है, पहले तो एक ही पंजाब था, पूर्वी पंजाब, तो उसकी राजधानी भारत सरकार ने चंडीगढ़ तय किया। तो चंडीगढ़ तो कोई शहर था नहीं, उन्होंने नया शहर बनाया कि दोनों राज्यों की राजधानी बनाया जा सके। तो ली कॉर्बूजियर को बुलाया गया था और उन्होंने चंडीगढ़ शहर को बनाया। एक दूसरे जो आर्किटेक्ट हैं जो हिंदुस्तान में बहुत काम किया, उनका नाम है लॉरी बेकर। अब दोस्तों ये लॉरी बेकर जो हैं, इनका केरल में इनका बहुत ज़्यादा योगदान है। क्यों? कि उन्होंने इन्वायरमेंट फ्रेंडली मकान बनाया, इन्वायरमेंट फ्रेंडली बिल्डिंग बनाया, जो कि सस्ते, सुलभ और सभी के पहुंच के अंदर हो। माने
हर व्यक्ति को मकान हो, सस्ता सुलभ मकान बनाने का काम उन्होंने केरल में लॉरी बेकर ने किया, जिसका धीरे धीरे बाद में हिंदुस्तान के अन्य शहरों में भी विकास हुआ। ठीक है, उस तरह के मकान बनाए जाने लगे। और इसके अलावा तीसरा जो आर्किटेक्ट है वो कौन है? चार्ल्स कोरिया। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है जो एमपीपीएससी एग्जामिनेशन देते हैं। दोस्तों, ये चार्ल्स कोरिया कौन थे? ये भी एक मध्य प्रदेश का जो अभी आप देख रहे हैं विधान भवन, ये किसने बनाया है? चार्ल्स कोरिया ने। महात्मा गांधी मेमोरियल म्यूजियम एट अहमदाबाद और कनॉट प्लेस इन दिल्ली, ये सारे LIC बिल्डिंग, ये सारे बिल्डिंग का निर्माण किसने किया है? मतलब चार्ल्स कोरिया ने। और मध्य प्रदेश का जो विधानसभा है उसका भी। तो इतना तो याद रहेगा आप लोगों को। खास करके तीनों जो आर्किटेक्ट हैं बहुत ही महत्वपूर्ण आर्किटेक्ट हैं और इनका हिंदुस्तान की भवन निर्माण में बहुत बड़ा देन है। तो इस चीज़ को आप याद रखिए। दोस्तों, मैंने कोशिश किया कि आपको अधिक से अधिक जानकारी प्रस्तुत किया जाए। मुझे नहीं पता कि आप लोग कितना समझ पाए हैं, नहीं समझ पाए हैं, समय भी मेरा समाप्त होता जा रहा है, लेकिन मैंने कोशिश किया है। जो सतही तौर पर पढ़ाने का जो काम है, मैं 10, 30, 40 बिल्डिंग का नाम आपको बता देता, अभी भी मेरे पास में है, तो उससे कोई समस्या का हल नहीं होगा। लेकिन मैंने ये कोशिश किया कि आपको भवन निर्माण के क्या क्या कैसे कैसे इवॉल्व हुए हैं, पहले के भवन निर्माण और आज के भवन निर्माण में क्या डिफरेंसेज आए हैं, इंडो इस्लामिक भवन निर्माण क्या था, उसके पहले हिंदू भवन निर्माण जिसमें कि सबसे ज़्यादा टेम्पल है, उसमें क्या क्या परिवर्तन, सने सने परिवर्तन हुए, और बाद में यूरोपियंस जब हिंदुस्तान में आए तो उनके द्वारा क्या क्या इसमें परिवर्तन लाए गए। तो आप क्या देखते हैं कि जो अंत में हम क्या देखते हैं, जो हमने आपको बताया पोस्ट 1911 का जो ब्रिटिश आर्किटेक्चर है वो बेसिकली सिंथेसिस है। सिंथेसिस को हिंदी में क्या कहेंगे? सम्मिश्रण। सिंथेसिस किसका? जो हमारे प्राचीन भारत के जो आर्किटेक्चर, जो इंडो इस्लामिक, जो मेडिवल पीरियड में मैंने आपको पढ़ाया, उनके बहुत सारे जो छोटी छोटी जो डिफरेंसेस, जो स्पेसिफिक फीचर्स हैं, उसको उसमें शामिल किया उन्होंने। ठीक है, तो इस तरह से हमारे देश में आर्किटेक्चर का या भवन निर्माण या जिसको आप स्थापत्य कला कहते हैं, इसका विकास हुआ है। आज़ादी के बाद से हम देखते हैं कि इसमें भवन निर्माण की जो गुणवत्ता है, गुणवत्ता तो नहीं कहेंगे, कलात्मकता, उसमें जरूर कमी आई है। ठीक है, कलात्मकता में कमी आई है। गुणवत्ता अच्छी हो सकती है, मजबूत बन रहे हैं घर, लेकिन जो पहले के ज़माने में जो कलात्मकता होता था, ऑर्नामेंटेशन जिसको हम कहते हैं, वो आजकल गायब है। ठीक है।